पिछली क्लास में हमने बात किया था कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के पुष्प की संरचना के बारे में बात किए थे हम लोग जी। ठीक, कि पुष्प में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनमें सहायक अंग कौन कौन से होते हैं और आवश्यक अंग कौन कौन से होते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसलिए हम इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ेंगे जी। एक मेल गैमेट का फॉर्मेशन और एक फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। तो मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए हम बात कर रहे हैं पुंकेसर की। क्या क्या किया जाए जी? पुंकेसर, क्योंकि यही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर में। फ्लावर में जो पुंकेसर है यही क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसी के बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट किया जाए जी। तो बात करते हैं पुंकेसर। ठीक, पुंकेसर जिसे पुमंग कहेंगे, पुमंग। ठीक, यह जो पुमंग है यह क्या है जी? पुंकेसर का समूह होता है। पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। ठीक, पुमंग क्या है जी? तो पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। यह जो पुंकेसर होता है यह पुमंग की इकाई होती है। ठीक, तो जो पुमंग की इकाई जी, इकाई पुमंग की जो इकाई होती है उसी को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पुमंग की इकाई को ही पुंकेसर कहते हैं और अनेकों पुंकेसर आपस में मिलके पुमंग का निर्माण करते हैं। यह जो पुंकेसर है यह क्या है? तो पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है। क्या बोला हमने? कि पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है। अब नर जनन भाग है तो किसका निर्माण करता है जी? यह नर युग्मक, यह नर युग्मक क्या? परागकण, परागकण का निर्माण करता है। ठीक, यह नर युग्मक परागकण का निर्माण करता है। ठीक जी, अब बात करते हैं जी यह जो पुंकेसर होता है। ठीक, यह जो पुंकेसर है इसके कितने भाग होते हैं? कितने भाग? तो देखा जाए तो पुंकेसर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। ठीक, पुंकेसर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। जैसा कि बात करते हैं यह क्या है जी? यह हमारा पुंकेसर है। यह किसकी संरचना है? एक पुंकेसर की। यह पुंकेसर है। जैसा कि हमने यहाँ पर बोला कि पुंकेसर के मुख्यतः दो भाग कौन कौन से जी? एक यह ऊपर का भाग है, एक निचला भाग। यह जो ऊपर का भाग है इसे एंथर कहते हैं। एंथर हिंदी में अगर कहें पराग कोश कहते हैं। पराग कोश कहते हैं। और यह दूसरा भाग है यह फिलामेंट होता है। फिलामेंट जिसे तंतु या तंतु कहते हैं।
पुंकेसर के दो भाग, एंथर, फिलामेंट। एंथर पुंकेसर का जो ऊपरी सिरा होता है वह फूला हुआ होता है। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है जिसे एंथर कहते हैं, हिंदी में परागकोश कहते हैं। इसी परागकोश में परागण का निर्माण होता है। ठीक, इसी परागकोश में परागण का निर्माण होता है। ठीक, जो कि जब यह पुंकेसर का परिपक्व होने के बाद जब यह पुंकेसर फूटता है तब वहां से वह परागकण बाहर निकलते हैं और परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक, साथ ही दूसरा पार्ट जे फिलामेंट। तो यह एक लंबी पतली तथा नलिकाकार संरचना होती है। यह लंबी पतली नलिकाकार संरचना होती है जो एंथर को किससे जोड़ती है जी? पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करती है। पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक, यह हमने समझा जी पुंकेसर के बारे में। ठीक, पुंकेसर क्या है जी? तो पुंकेसर जो होता है इसे ग्रुप में अगर अधिक है तो उसे पुमंग कहेंगे। जो पुमंग है वह क्या है? इसकी इकाई क्या है जी? पुंकेसर। तो ये हमने बोला कि पुंकेसर के समूह को ही पुमंग कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। ठीक, यह कैसा भाग है जी? नर जनन भाग होता है। ठीक, यह नर युग्मक, इसका जी नर युग्मक परागकण का निर्माण करता है। ठीक, यह नर युग्मक परागकण का निर्माण करता है। पुंकेसर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। ठीक, पुंकेसर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक एंथर तथा दूसरा फिलामेंट। एक एंथर तथा दूसरा फिलामेंट। एंथर को हिंदी में परागकोश कहते हैं जबकि फिलामेंट को तंतु या पुतंतु कहते हैं। एंथर क्या है जी? तो हमने बोला कि पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है जिसे एंथर कहते हैं। इसी एंथर के अंदर परागकण का निर्माण होता है। इसी एंथर के भीतर परागकण का निर्माण होता है जो कि परागकोश के स्फुटन के समय परागकोश से बाहर निकलता है और परागण की क्रिया को संपन्न करता है। उसके बाद जी हमें बोला फिलामेंट, जिसे तंतु या पुतंतु कहते हैं। तो यह जो फिलामेंट या तंतु है यह लंबी पतली तथा नलिकाकार संरचना होती है। यह लंबी पतली नलिकाकार संरचना होती है जो एंथर को पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करती है। जो एंथर को पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक, यह हमने समझा जी पुंकेसर के बारे में। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें मेनली बात करना है जी परागकण के निर्माण की। ठीक, तो हम बात करेंगे जी किसकी? एंथर की। तो हम बात करते हैं जी टीएस ऑफ एंथर। टीएस ऑफ एंथर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। ठीक, इसे वर्टिकल सेक्शन भी हम कह सकते हैं। तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर की हम बात करते हैं जी। एंथर को अब हम काट दें, ठीक, यह एंथर है तो इसे जब हम काट देते हैं जी, ठीक, तो अब ध्यान समझिएगा।
यह एंथर था हमारा जी। इसे हमने जब काटा, तो जब एंथर को हमने टीएस करते हैं तो हमें इसमें दो लोब दिखाई देते हैं। एंथर का टीएस करने पर हमें दो लोब दिखाई देते हैं, इसलिए एंथर को बाइलोब्ड कहा जाता है। ठीक, एंथर में दो लोब पाए जाते हैं, इसलिए एंथर को बाइलोब्ड, ठीक, द्विकोष्ठकीय कहा जाता है। ठीक, एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, द्विकोष्ठकीय होता है। ठीक, तथा प्रत्येक कोष्ठक में दो पालियां पाई जाती हैं। से यह पे एक कोष्ठक में दो पालियां पाई जाती हैं। एक कोष्ठक में दो पाली पाई जाती है, इसलिए एंथर को द्विपालित कहते हैं। द्विपालित कहते हैं। ठीक, एंथर का टीएस जब हमने किया तो हमें दो लोब्ड दिखाई दिया जी, इसलिए हमने एंथर को बाइलोब्ड कर दिया। और एक लोब में दो पाली, जिसे हमने इसलिए जो है एंथर को द्विपालित कर दिया। यह जो लोब्ड होते हैं, यह जो दोनों लोब्ड होते हैं, यह एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े होते हैं। यह एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े होते हैं। यह दोनों लोब एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, अब ध्यान देना कि एक लोब में दो पाली, तो दो लोब में कितने पाली जी? तो चार पाली होते हैं। ठीक, एंथर में कुल चार पालियां होती हैं, जो कि एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ी होती हैं। और इसी पाली के भीतर माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती हैं, जो कि कहां पर जी? इसी पाली में माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती हैं, जो कि पोलेन ग्रेन क्या जी? परागकण का निर्माण करती है। इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पर पाई जा रही है, किसमें जी? पाली में। प्रत्येक पाली में पाई जाएंगे, तो प्रत्येक पाली में माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती हैं, जो कि पोलेन ग्रेन का निर्माण करती हैं। और यही जो पोलेन ग्रेन होता है, यही मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है। ठीक, यही पोलेन ग्रेन मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमने समझा जी इसके टीएस के बारे में। ठीक, आगे अगर बात करें, ठीक, यहाँ तक हम समझ चुके हैं जी। अब हम बात करते हैं जी इसका जो संरचना कैसा होता है। यहाँ पर तो ट्रांसफर सेक्शन से हम इतनी चीजें समझे कि अब इसकी थोड़ा सा संरचना के बारे में समझते हैं कि यह जो एंथर है, इसकी जो एक्चुअल में संरचना होती है वह कैसी होती है जी। तो अगर देखा जाए तो एंथर जो होता है वह मुख्यतः चार परतों से घिरा होता है। एंथर मुख्यतः चार परतों से घिरा होता है। सबसे बाहरी परत जो होता है इसे इपीडर्मिस कहते हैं। इपीडर्मिस, ठीक, सबसे बाहरी परत जो होता है इसे इपीडर्मिस कहते हैं। उसके बाद इपीडर्मिस के नीचे
थोड़ा मोटी परत पाई जाती है जिसे इंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। ठीक, एपिडर्मिस के नीचे एक परत पाई जाती है जिसे इंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। इंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। अब जो है इंडोथीसियम के बाद एक और परत पाई जाती है। इंडोथीसियम के बाद एक और परत पाई जाती है जिसे मिडल लेयर के नाम से जानते हैं। जिसे मिडल लेयर ठीक मिडल लेयर के नाम से जानते हैं। और सबसे आखिरी में एक परत पाई जाती है जिसे टेपटम के नाम से जानते हैं। इसे टेपिटम के नाम से जानते हैं। क्या बोला हमने जी कि जो एंथर होता है यह 4 परतों से घिरा होता है। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, उसके अंदर इंडोथीसियम, उसके बाद मिडल लेयर और अंत में टेपटम होता है। इन चारों लेयरों को जो नाम है याद करने के लिए हम ई एम टी के द्वारा याद कर सकते हैं। इन्हें EEMT के द्वारा याद कर सकते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि जो एंथर है वह 4 परतों या 4 भित्तियों के द्वारा घिरी होती है। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथीसियम, उसके बाद मिडल लेयर तथा अंतिम में टेपटम होता है। यह जो तीनों परत हैं, यह तीनों परत ठीक यह तीनों परत पराग कण को सुरक्षा प्रदान करती है। यह क्या करती है जी? पराग कण को सुरक्षा प्रदान करती है। तथा यह जो मुख्य काम होता है यह टेपटम का होता है। टेपटम क्या काम करता है जी? तो यह पराग कण को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। न्यूट्रिशन प्रदान करता है। साथ ही यह जो टेपटम होता है यह स्पोरोपोलेनिन पदार्थ उपलब्ध कराता है। जिससे पराग कण की भित्ति का निर्माण होता है। भित्ति का निर्माण होता है। ठीक, और अंत में हम कह सकते हैं कि यह जो टेपटम होता है यह कैलेज ठीक यह कैलेज एंजाइम का श्रवण करता है। यह टेपटम कैलेज एंजाइम का श्रवण करता है जो कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के प्रोसेस के समय कैलोज लेयर को तोड़ने का कार्य करती है। जो कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के समय कैलोज लेयर को तोड़ने का कार्य करती है। ठीक, तो यह थे हमारे जी इसकी संरचना के बारे में। अब यह तो आखिरी परत थी टेपटम। अब इसी के अंदर जैसा कि हमने बताया, इसी के अंदर हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक, इसी के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू पाए जाते हैं।
जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती हैं, और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल निर्माण करता है पोलेन ग्रेन का। इसका जी पोलेन ग्रेन का, और यही पोलेन ग्रेन निर्माण करता है मेल गैमेट का। यही पोलेन ग्रेन निर्माण करता है मेल गैमेट का। तो यह समझा हमने एंथर की संरचना के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस से लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की, इसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है माइक्रोस्पोर, दूसरा जिनेसिस। ठीक, अब माइक्रोस्पोर जो है इसका अर्थ क्या होगा जी? माइक्रोस्पोर जिनेसिस का अर्थ होता है फॉर्मेशन, या फिर हम इसे कहते हैं सिंथेसिस। ठीक, या तो कहिए आप फॉर्मेशन या तो सिंथेसिस। माइक्रोस्पोर को हम क्या कह सकते हैं जी? पोलेन ग्रेन। ठीक, तो परिभाषा में क्या बनेगा जी? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोर को हम हिंदी में परागकण कहते हैं, परागकण। ठीक, और फॉर्मेशन की प्रक्रिया को कहते हैं निर्माण। ठीक, निर्माण क्या जी? निर्माण। तो परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, तो यह हमने समझा जी कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या है इस शब्द के बारे में। तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक माइक्रोस्पोरो तथा दूसरा जिनेसिस। माइक्रोस्पोरो का अर्थ है माइक्रोस्पोर तथा जिनेसिस का अर्थ होता है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, या फिर हम कह सकते हैं परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इस परागकण को हम लघु बीजाणु भी कह सकते हैं, लघु बीजाणु। ठीक, से हम लघु बीजाणु भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या बोला हमें जी? कि लघु बीजाणु जिसे हम परागकण कर रहे हैं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, यह हमने समझा जी कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है। अब हम आगे की क्लास में बात करेंगे कि यह माइक्रोस्पोरोजिनेसिस जो प्रोसेस है यह कैसे होता है। आखिर में यह जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं यह कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में हम अगली क्लास में डीप में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।